Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th standard boards, IIT, NET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. ओके बच्चा पार्टी आपके यहाँ पे हम पहली फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे आज। और आप देखोगे इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट दोनों में ना सिमिलर है। आप बोलोगे भाई साहब दोनों अलग अलग चैप्टर्स क्यों पढ़ा रहे हो, पका क्यों रहे हो फिर? ठीक है, देखो एक्चुअली में जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, अभी मैं केमिस्ट्री चालू कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दोनों भी बोर्ड्स में, आपका CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है ये दोनों भी बोर्ड्स में सेम है एकदम। ठीक है, इसमें अपन पढ़ते क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो अपन पढ़ेंगे। इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्चुअली में। देखिए केमिस्ट्री जो है, ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक आपके 11th और 12th में। ठीक है, एक हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, और तीसरा हो गया भाई साहब आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों में डिवाइडेड है। फिजिकल में आते हैं आपके कैलकुलेशंस। ठीक है, ज़्यादा करके कैलकुलेशंस आते हैं, बहुत भारी भरकम कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये फ़र्क है कि आपके फिजिक्स में ना डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर कोई फार्मूला यूज़ करें, ये फार्मूला आया कहाँ से भाई साहब, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है केमिस्ट्री में, लेकिन उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। उस पर्टिकुलर फार्मूले पे बेस्ड जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई साहब आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके 11th के पोर्शन में है। मैं ये बोलूँगा आपको कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका ऑलमोस्ट 60 to 70% दोनों भी बोर्ड्स में, ठीक है, 12th में है। समझ में आ रहा है? 60 to 70% भाई साहब आपका ऑलमोस्ट 12th में है। और प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ 2 या 3 चैप्टर आपका 11th में है। बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ते नहीं हैं और 12th में इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसी तरह से एक और चैप्टर है 11th में ही जिसको अपन बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं, जो बच्चे जनरली डिसरिगार्ड कर जाते हैं, और ये तब जाकर फंसते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपका भर भर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का 70 to 80%, मैं तो 60-70 कम बोल रहा हूँ, 70 to 80% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उधर केमिस्ट्री का पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये हर बार 12th के बच्चों के साथ होता है। तो इसीलिए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाया जाए प्लीज़ उस पर अटेंशन फोकस कीजिएगा। ठीक है, ओके, अभी आते हैं भाई साहब, तो फिजिकल में आते हैं आपके ज़्यादा करके कैलकुलेशंस। 12th में आपका फिजिकल पोर्शन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर भी 2-3 चैप्टर आपके रहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, ये सब जो 3-4 चैप्टर हैं जो आपके रहेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा रट्टा मार है। ठीक है, रट्टा मार तो नहीं बोलूँगा, अगर आप समझ सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शंस बहुत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक में।
इनऑर्गेनिक भी आपका मतलब इनऑर्गेनिक जो है तो 50-50 डिवाइडेड है, आपका 11th में 50 रहेगा 50% और उसमें 50% डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। तो ले देकर अगर आप देखोगे भाई साहब केमिस्ट्री इन 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। इसको ठीक से समझिएगा, 11th में जितना भी पोर्शन है ऐसा नज़रअंदाज मत कीजिए चिंटू सा पोर्शन है ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही पोर्शन आपका 12th में एक्सपैंड हो जाएगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, ये हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम आते हैं भाई साहब फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में जो मैं चैप्टर चालू करने वाला हूँ, आपका पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कहीं कहीं पे भाई साहब ये चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस सब एक ही चीज़ है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें आप जो पढ़ेंगे ना, इस पे और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो आप आपके यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं और जो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मतलब आप बोलेंगे क्या सर एक बार फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री में भी वही चीज़ पढ़ा रहे हो, चैप्टर ही वैसा है, ठीक है। बहुत सारी स्टार्टिंग में ना बहुत सारी चीज़ें सेम है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स जो से हम मेजर करते हैं उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़। ओके, तो अभी आप बोलोगे भाई साहब आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोला, लेकिन आप चालू कर रहे हो ये, ठीक है। तो ये एक ही बात है, स्टोइकियोमेट्री मतलब केमिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पे जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको अपन स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। सो द अदर वे टू पुट दिस अक्रॉस वुड बी स्टोइकियोमेट्री। इट रेफर्स टू द सेम चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टोइकियोमेट्री विल बी द सेम। ओके, चलिए भाई साहब, इंट्रोडक्शन। The word stoichiometry is derived from two Greek words. Stoichion means element, ठीक है। Stoichion means element and metron means measure. तो stoichion मतलब होता है element और metron मतलब होता है measure, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है और याद भी नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ उसको आपके नॉलेज के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मेट्रॉन हो गया। दिस चैप्टर यूजफुल टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। कितना ग्राम है, कितना मोल है, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज जो है तो आपकी डिस्क्राइब होंगी, ठीक है, यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सूटेबल यूनिट्स। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करेंगे और इनके सूटेबल यूनिट्स होंगे। जैसे 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 अगर आप देखोगे भाई साहब, लेंथ को आप किस में मेजर करोगे? मीटर में, है ना। डेंसिटी को आप किस में मेजर करोगे? केजी पर मीटर क्यूबिक में, है ना। एक का यूनिट दूसरे में यूज कर सकते हैं क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ इसका लेंथ 4 kg पर मीटर क्यूबिक है? नहीं भाई साहब, वो डेंसिटी बोल रहे हो आप, ठीक है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग यूनिट होती है। ईच फिजिकल क्वांटिटी विल हैव अ डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वांटिटेटिवली बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सूटेबल यूनिट्स। हम यहाँ पे सूटेबल यूनिट्स यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज कर रहे हैं और सूटेबल यूनिट्स, ठीक है। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। तो आप देखिए मैटर क्या होता है। मैटर होता है भाई साहब दो चीजों से बना हुआ, एक होता है मिक्सचर्स और एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर्स में क्या क्या आ जाएंगे? देखिए आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, एलिमेंट्स आ जाएंगे और कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके मैटर मिक्सचर में क्या क्या आ जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कुछ ज़्यादा डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए भाई साहब, आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होंगे? बोलिए बोलिए, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या क्या हो जाएंगे? जो जिनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहती है। सुबह सुबह चाय पीते हो भाई साहब, तो चाय आपका क्या है? जो आपका फर्स्ट सिप आप पीते हो और जो लास्ट सिप पीते हो, क्या दोनों में टेस्ट सेम है? सेम है भाई साहब, क्या अलग अलग है? फिर तो चाय में चीनी ठीक से घोला नहीं होगा तुमने। अगर आपका सेम टेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी सेम थ्रू आउट होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है। ये चाय हो गया, नींबू पानी हो गया, ठीक है, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने भाई साहब मिट्टी ली और उसको भाई साहब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आपका भाई साहब अलग अलग प्रोपोर्शन में वाटर डिसॉल्व हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब देखो, ये वाटर के सैंपल में कहीं पे आपको मिट्टी ज़्यादा घुला हुआ मिलेगा, कहीं पे भाई साहब कम घुला हुआ मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। मतलब सेम अमाउंट में सेम प्रोपोर्शन में घुला हुआ नहीं मिलेगा, तो इसको अपन बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को भाई साहब और टुकड़े नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाइड्रोजन के और टुकड़े नहीं कर सकते, तो एलिमेंट आपका लास्ट स्टेज हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने देखा है भाई साहब कितने एलिमेंट्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली
118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उनको अपन बोलते हैं कंपाउंड्स। दीज आर नोन एज बेसिकली कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया आपका, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, मैटर 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 मतलब मारामारी, है ना। ओके, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, नॉट समथिंग दैट वी नीड टू बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन। मिक्सचर्स वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मिक्सचर में क्या होगा, आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखोगे नींबू पानी में, नींबू पानी एक मिक्सचर है ना, नींबू पानी एक मिक्सचर है। आपने समझ लीजिए इसमें जो सिट्रिक एसिड है जो नींबू से निकलता है उसको मिलाया है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आपका पानी का तो कोई टेस्ट है नहीं, ठीक है, वाटर है भाई साहब, ठीक है। और क्या है भाई साहब, लेट्स से शुगर मिलाया। तो जब आप नींबू पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इन तीनों का टेस्ट आपको आएगा? ऑब्वियसली वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, बट कैन यू फील खट्टा भी आपको लगेगा और थोड़ा सा मीठा भी लगेगा, ये सब प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पाती हैं, दे आर एबल टू रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन कर पाती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो मिक्सचर में अलग अलग कॉम्पोजिशन के होते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन मतलब अगर समझ लो भाई साहब आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आपने 2 चम्मच शक्कर मिलाया, ठीक है। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आपने 2 नींबू निचोड़ दिया। ये आपका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नींबू पानी का एक ही कॉम्पोजिशन होगा, आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, ठीक है, हाउ डू यू नीड इट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉम्पोजिशन। नाउ कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। किसी भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका भाई साहब नींबू पानी में नींबू अपने खट्टे के साथ आ रहा है, शक्कर अपने मीठेपन के साथ आ रहा है, ये आप रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे समझिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती है, उनको अपन बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे देखो हाइड्रोजन है और भाई साहब ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोला जाता है। हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, फाट से फूटेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज बेसिकली एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ये बर्निंग भाई साहब, ये बर्निंग कॉज करता है। अगर आपने जलते हुए चीज पे हाइड्रोजन छोड़ दिया भाई साहब बहुत जोर से आग लग जाएगी, फ्यूल है वो। जैसे केरोसिन पे अगर आपने एक माचिस की तीली डाल दी तो फूट जाएगा भाई साहब, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन है, सो ये बर्निंग कॉज करता है। और ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से बना हुआ वाटर एक्चुअली एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, इट्स बेसिकली एन एक्सटिंग्विशर। तो आप अगर देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भी बर्निंग में इन्वॉल्व है या बर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं या खुद बर्न आउट हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों से बना हुआ जो कंपाउंड है वाटर, इट एक्सटिंग्विशेस फायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो कंपोनेंट्स रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर्स, हाउएवर इन कंपाउंड्स कंपोनेंट्स आर नॉट एबल टू रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब वाटर क्या मिक्सचर हुआ? नहीं, वाटर कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। आप भाई साहब नींबू पानी में से सिट्रिक एसिड को, वाटर को और शुगर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आपका सॉल्ट एंड आपका भाई साहब हो गया, जैसे लेट्स से आपने सॉल्ट प्लस वाटर लिया, क्या इसमें से आप सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो? तो द आंसर इज यस। भाई साहब थोड़ा सा उसको सूखने दो, अपने आप सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें आप फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये। एग्जांपल एयर, मिल्क, गैसोलीन एक्सेट्रा। एयर भी आपका एक मिक्सचर ही है ना, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये सारी चीज़ें भाई साहब मिक्सचर में ही है। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। ऐसा नहीं है कि लिक्विड लिक्विड ही मिक्सचर होता है, सॉलिड मिक्सचर्स भी होते हैं, ठीक है। सॉलिड मिक्सचर्स क्या होता है, जितने भी आपके एलॉयज हैं वो सब आपके सॉलिड मिक्सचर्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सारे आपके सॉलिड मिक्सचर्स हैं। एयर, मिल्क, गैसोलीन एक्सेट्रा, ये सारे आपके फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है और इनको अपन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, और इनका प्रॉपर्टी भाई साहब वेरी नहीं करता है। देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, ठीक है, चेंज नहीं होता है इनका प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जांपल डायमंड हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी वेरी नहीं करेगी, एक ही टाइप का होगा ये, ठीक है। ग्राफाइट हो गया भाई साहब, ठीक है, ग्लूकोज,
फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज में अगर आप देखोगे ना C6H12O6 है, तो आपका यहाँ पे हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ CHNO इन ग्लूकोज फिक्स ही मिलेगा। मतलब हर 6 कार्बन एटम के साथ 12 हाइड्रोजन एटम एसोसिएट हो रहे हैं और 6 ऑक्सीजन एटम एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये आपका रेशियो रहेगा 1:2:1, ठीक है, 6:12:6 या 1:2:1, दोनों भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट भाई साहब क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है। कैन नॉट बी डिकम्पोज फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको अपन और फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन वगैरह ये सब एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भी भाई साहब बर्निंग में एसोसिएटेड है। एक बर्निंग को सपोर्ट करता है और एक खुद ही जल जाता है, लेकिन इनसे बना हुआ वाटर एक्सटिंग्विशर के हिसाब से यूज होता है। आप किसी चीज पे आग लग जाएगी तो पहला चीज आप है उसमें पानी डालेंगे, एक्सेप्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी हो, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भाई साहब H2O, ये 2H है, ठीक है। आपका CO2 भाई साहब 1 कार्बन, हमेशा देखो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। NH3 एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम से बना रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से बना रहेगा हमेशा, ठीक है। वाटर, ये वाटर भाई साहब आप लेक से लाए, पॉन्ड से लाए, रिवर से लाए, सी से लाए, ओशन से लाए, कहीं से भी लाए, अगर वाटर का प्योर सैंपल है तो हमेशा इट विल कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आर वी क्लियर? ये कॉम्पोजिशन आपका फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन आपका फिक्स्ड है, ठीक है। ओके, mixtures further can be classified into homogeneous and heterogeneous. Homogeneous have same composition throughout. Components are indistinguishable. तो इसके जितने भी components होंगे इनको हम indistinguish कर पाए। मतलब आपको देखो नींबू पानी में सिट्रिक एसिड दिखेगा नहीं, फील कर सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन है भाई साहब इनडिस्टिंग्विशेबल। आपने शुगर और वाटर में डिसॉल्व किया इसको, लेकिन वाटर में आपको ऐसे शुगर पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, इनडिस्टिंग्विशेबल होगी, ठीक है। ओके, गैसियस मिक्सचर्स होते हैं आपके। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स डू नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। जैसे वाटर प्लस केरोसिन डाला अगर आपने तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, 2 लेवल्स दिखेंगे, यू विल एक्चुअली सी 2 लेवल्स, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स। एवरी सब्सटेंस, ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं भाई साहब। देखो, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई साहब? जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है। क्या आप किसी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसका ओडर क्या उसको मेजर कर सकते हैं, ओडर मतलब उसकी सुगंध क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे वो वैसा मेल्ट हो रहा है, डेंसिटी, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली मेजर। केमिकल प्रॉपर्टीज को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय ए केमिकल चेंज अनटिल अनलेस एक केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है। जब तक उसमें केमिकल चेंज ना हो रहा हो तब तक आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका बेसिसिटी हम पढ़ेंगे, ये बेसिसिटी क्या होती है। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी मतलब उसका आग पकड़ने का या मतलब उसका कंबस्शन का प्रॉपर्टी क्या है। सो दीज आर थिंग्स, ठीक है। ओके, मैटर इज नथिंग बट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस, कौन सा हो जाएगा बोलो? हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी आपका देखो यहाँ पे बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से क्या आवाजें कर रहा है साहिल?
तो बच्चा पार्टी पहली बात, केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री साइंस है जिसमें अपन पढ़ते क्या है, एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो हम बहुत डिटेलिंग में क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, और वो एक कंपाउंड से दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इट इज अ साइंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर बिल्ड फ्रॉम दीज एटम्स। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं भाई साहब। ठीक है, ओके चलिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे अभी हमने पढ़ा, हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अपन दो हिस्सों में बांट सकते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये सब आपके मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको आप मेजर करते हैं वंस अ केमिकल चेंज हैपेंस। ठीक है, सो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चा पार्टी, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? Those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance. ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओडर एक्सेट्रा, ये सारे हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप बिना उसको चेंज किए जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप चेंज कर रहे हैं, उसके बाद उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, so the properties which describe matters potential to undergo some chemical changes। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज विच इंक्लूड एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक एसिड है HCl, ठीक है, और एक एसिड है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप बोलोगे भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तो भाई साहब आपके सर के ऊपर गिरता है बारिश के टाइम पे। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड इज अ मच वीकर एसिड। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, हम एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आपका लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये बेसेस हैं। ठीक है, इनमें भाई साहब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अगर भाई साहब हाथ पे गिर गया तो बहुत जोर से जलन होगी, शायद बर्न आउट भी हो जाए। ठीक है, एसिड की तरह इफेक्ट करेगा ये भाई साहब एकदम वीक बेस है, दिस इज अ वेरी वीक बेस। ठीक है, कुछ असर ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई साहब, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस, यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस विच इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, इसको अपन कर रहे हैं। और कंबस्टिबिलिटी, भाई साहब कितना कंबस्टिबिलिटी है उसके ऊपर, मतलब कितना वो बर्न आउट होगा अगर मैं उसको बर्न करने की कोशिश करूं। तो ये सब तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब समझ में आ रहा है। ओके, मेजरमेंट, एनी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद एक यूनिट हो, जैसे 5 मीटर्स, 5 kg पर मीटर क्यूबिक, 3 मीटर क्यूबिक, ऐसे जितने भी चीज़ें हैं उनको अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई साहब इसमें कितनी चाबियां हैं, 3 चाबियां दिख रही हैं आपको, है ना, 3 चाबियां हैं, 3 कीज, इज दैट अ फिजिकल क्वांटिटी? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, 3 कीज आर देयर, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आप जब बोलोगे डायमेंशन, भाई साहब इसका ना डायमेंशन है या इसका वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूबिक, तब मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए, इसीलिए अपन फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा बाटी? हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी? बाय अ नंबर एंड इट्स यूनिट, ठीक है, नंबर और यूनिट का कॉम्बिनेशन जिस भी क्वांटिटी में आ जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, ठीक है, मतलब आपका एक नंबर हो फॉलोड बाय अ यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट, सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। इन सारी चीज़ों का भाई साहब एक नंबर होगा और साथ में एक यूनिट जुड़ा होगा। लेंथ हम बोलेंगे 10 मीटर भाई साहब, ठीक है, वॉल्यूम हम बोलेंगे 1000 मीटर क्यूबिक, ठीक है, एरिया भाई साहब बोलेंगे 100 मीटर स्क्वायर, ऐसा रहेगा। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ अ रूम 10 मीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मीटर डिनोट्स व्हाट? यूनिट।
ठीक है, टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, द इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम्स हैं बेसिकली। आज की तारीख में सिर्फ एक ही सिस्टम है जिसको अपन SI सिस्टम बोलते हैं, और आप इससे थोड़ा सा वाकिफ है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं। अलग अलग तरीकों से भाई साहब लोग अलग अलग तरीके चीज़ें मेजर करते थे। जैसे आपने सुना रहेगा, अभी भी हम बोलते हैं वो 5 फुट का है या वो 6 फुट का है। ये फुट मतलब होता क्या है? एक यूनिट है, राइट। वो 5 फुट का है, वो 6 फुट का है। आप जब हाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, ये कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली में ये 5 फुट और 6 फुट कहाँ से आ रहा है? ग्रेट ब्रिटेन में बहुत पहले जो राजा थे, उनका जो जूते का साइज़ था उसको स्टैंडर्ड लिया गया। ठीक है, उनका जो जूते का साइज़ था वो स्टैंडर्ड हो गया, और वही स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। FPS सिस्टम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम बोलते हैं। फुट पाउंड सेकंड है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फुट में, पाउंड में और सेकंड्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो उसमें हम मास को पाउंड्स में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, सो FPS सिस्टम है। जैसे जैसे आपने देखा रहेगा वैसा गाँव खेड़े में लोग ऐसे मेजर करते हैं, 1 बित्ता 2 बित्ता, लेकिन हर एक के हाथ का साइज़ अलग अलग है। मतलब आपके मेजरमेंट में क्या आएगा? डिफेक्ट आएगा भाई साहब। मैंने बोला 5 बित्ते का, आपके हाथ का भाई साहब लेट से वो 4.5 बित्ते का हुआ, किसी और बड़े वाले हाथ वाले इंसान का भाई साहब वो 3 बित्ते का हो गया, है ना। तो ये सारे भाई साहब डिस्पैरिटीज़ होंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लेंथ का यूनिट मीटर है, तो वो अमेरिका में बैठे हुए इंसान को या रशिया में बैठे हुए इंसान को या इंडिया में बैठे हुए इंसान को कहीं पे भी समझ में आएगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अदरवाइज अलग अलग, जैसे तुम बोलते हो यार्ड, यार्ड अगर बोलोगे फॉरेन कंट्री के किसी इंसान को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है भाई साहब ये। ठीक है, स्क्वायर फुट बोल रहे हो, ये भी भाई साहब फॉरेन कंट्री में समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है। कहीं कहीं पे जहाँ पे ब्रिटिश राज था, जहाँ पे कॉलोनियल एम्पायर था, वो लोग समझ पाएंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। तो क्या होगा भाई साहब, जैसे अगर समझ लो आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ कैलकुलेशंस किए और अपनी थियरी लिखी, लेकिन बाकी के दूसरे जगह के कंट्रीज़ के साइंटिस्ट उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ये क्या यूनिट है भाई साहब, फुट क्या होता है, पाउंड क्या होता है, ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो पहली बात यूनिट मतलब समझ में आ गया, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप एक नंबर और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, मेजरमेंट में गिनती करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर है, जिसमें आपका नंबर भी हो और जिसमें आपका यूनिट भी हो, उसको अपन बोलते हैं मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, ओके। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों हुआ? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ली सिस्टम, ठीक है, was established, ठीक है, was established at the 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ भाई साहब वेट्स एंड मेजर्स का, और साइंटिफिक कम्युनिटी जो है तो बहुत कंफ्यूज थी भाई, सारी चीज़ों को कैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए। कोई मीटर में मेजर किया जा रहा है, कोई फुट में मेजर कर रहा है, कोई बित्ते में मेजर कर रहा है, भाई साहब पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट्स हो रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। आपने कोई दवाई बनाई, उसमें आपने बोला कि भाई साहब 10 मीटर पानी डालना है, 10-20 मीटर ये वाली दवाई डालनी है। आपका ये मिलीलीटर वाला हिसाब जो है तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके कंट्री में भाई साहब दूसरी तरीके से ये मेजर किया जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग, SI सिस्टम वाज अडॉप्टेड। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ वेट्स एंड मेजर्स का, ठीक है, एंड दैट वाज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम। CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन created by a diplomatic treaty known as Meter Convention and was signed in Paris in 1875। इस तक सब कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ इतना समझिए कि भाई साहब सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI में आते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, आज की तारीख में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए प्रिस्क्राइब है, वो सबको समझना पड़ेगा, पूरे दुनिया भर के वासियों को समझना पड़ेगा। तो अगर हम बोलें कि भाई साहब यहाँ पे तो स्क्वायर फुट चल रहा है, चला रहे हैं आप चला रहे हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आप बोलेंगे भाई साहब फ्लैट का रेट तो स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है, कहाँ मीटर के हिसाब से होता है। आप अगर देखोगे एग्रीमेंट में मीटर ही रहता है। ठीक है, हम भले ही बोल रहे हैं हाँ इतने स्क्वायर फुट का है या इतना स्क्वायर फुट पर मतलब रेट जो है इतना पर स्क्वायर फुट है, लेकिन आप देखोगे कोई भी काम आप घर पे कराने जाओगे ना, पर स्क्वायर फुट का चार्ज ही लगाएंगे लोग। लेकिन जब फ्लैट बिकता है, ठीक है, आपका स्क्वायर मीटर्स में, ये सब मीटर्स में आता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, ऑफिशियली। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, काम चलाने के लिए आप कुछ में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपका भाई साहब जो एक्चुअल मेजरमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके SI यूनिट में है। ठीक है, ओके, दीज बेस यूनिट्स
पर्टेन टू 7 फंडामेंटल ये आपके 7 क्या है भाई साहब, फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये ऐसे आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वी विल सी। और बाकी सब जो है उनसे डिराइव हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ आपको लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेट्स से वी राइट दिस एज लेंथ। अभी मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, है कि नहीं, लेंथ का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये डिराइव हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपका क्या है, लेंथ, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट कर लो जो भी करना है, तो आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, इट्स नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपका डेंसिटी अगर हम लें, डेंसिटी, तो डेंसिटी का भाई साहब क्या हो जाएगा, लेंथ जैसे आपका मेजर होता है मीटर्स में, ठीक है, और लेट्स से वॉल्यूम आपका मेजर होता है तो ये मीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ लो डेंसिटी है, ये कैसे आ रहा है, केजी पर मीटर क्यूबिक। जैसे हमारा मास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मेजर होता है भाई साहब केजी में। ये डेंसिटी जो है इसमें आपका मास भी आ रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है। वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, लेंथ में, तो ये आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, फंडामेंटल मतलब जो आपका मूलभूत है, ठीक है, और डिराइव्ड मतलब जो मिक्सचर है। जैसे वॉल्यूम में 3 बार लेंथ को आपने मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डेंसिटी में आपने केजी पर मीटर क्यूबिक किया है तो इट बिकम्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। तो आपका ये जो एसआई सिस्टम है, अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, इंडिकेट्स द मल्टीपल्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है आपके, बेस, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिंबल फॉर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका देखो ये आपके, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आपके फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिंबल फॉर द क्वांटिटी, नेम ऑफ द यूनिट एंड सिंबल, ये आपके 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स, या आप बोल सकते हैं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये इनके यूनिट्स हो गए। क्या क्या है भाई साहब, आपका मास, ठीक है, मास को अपन किस में मेजर करते हैं बच्चा पार्टी, किलोग्राम में, दैट इज केजी। लेंथ मीटर में, दैट इज एम। टाइम आप मेजर करते हैं सेकेंड्स में, दैट इज एस। टेम्परेचर आप मेजर करते हैं केल्विन में। अभी डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं चलेगा, नाउ इट विल बी केल्विन, ठीक है। और इसको अपन देखो, जैसे अपन ना डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, डिग्री केल्विन नहीं लिखते, अपन सिर्फ केल्विन लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो इट्स जस्ट रिटन एज, तो डिग्री केल्विन अगर आप लिख रहे हैं दैट इज बेसिकली रॉन्ग, आप सिर्फ केल्विन लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, एम्पियर में मेजर होता है, कैपिटल ए से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला में रिप्रेजेंट होता है CD, ये आप नहीं पढ़ने वाले, 11th और 12th में आप नहीं पढ़ने वाले इसको, ठीक है, बट जानना जरूरी है, ठीक है। ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी समथिंग दैट आप 11th और 12th में कहीं भी कवर नहीं होगा। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इस चैप्टर में इसको आप बहुतों बार पढ़ेंगे और इसको अपन MOLE मतलब आपका नेम ऑफ द यूनिट है और इसको पूरा पूरा MOL लिखते हैं, इसका कोई एब्रीविएटेड या शॉर्ट फॉर्म नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं लेकिन एब्रीविएशन नहीं है, ठीक है, पूरा MOL ही लिखते हैं, ठीक है। सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। सो दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स और इनके भाई साहब आपको दिख रहे हैं, नेम ऑफ द यूनिट दिख रहा है और सिंबल दिख रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ द यूनिट एंड द सिंबल। हो गया, डन डन डन, ठीक है। 7 बेसिक यूनिट्स क्या क्या हो गया आपके, लेंथ, मास, टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट,
5 हो गए, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर में, मास को आप मेजर करते हैं केजी में, टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। फिर आप भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर्स में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, केल्विन, ठीक है। और फिर आपका भाई साहब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इससे आपका पाला नहीं पड़ने वाला दोनों सालों में, ठीक है, जिसको अपन मेजर करते हैं कैंडेला में। एंड देन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज मेजर्ड इन मोल्स। भाई साहब मोल्स पे भर भर के इस चैप्टर में आपको बहुत सारा सवाल मिलेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया। अभी ये भाई साहब आपका है 10 रेज़ टू पावर में, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना जैसे आपका किलो मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू 3, ठीक है। मेगा मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू 6, गीगा मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू 9, ठीक है। टेरा मतलब होता है आपका 10 रेज़ टू 12, योटा बहुत कम इस्तेमाल होता है 10 रेज़ टू 24, जेटा आपने गीगाबाइट्स पढ़ा है ना, ठीक है। 10 GB मेमोरी है, 10 GB मेमोरी मतलब 10 रेज़ टू 9, 10 GB का मेमोरी का कार्ड है ये, ठीक है। तो 10 रेज़ टू 9 ये गीगा हो गया, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका हेक्टो, डेका, डेसी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है डेसी, ठीक है। देन वी हैव किलो, देन वी हैव मेगा, गीगा, ठीक है। ये सब बहुत, पेटा भी कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके 10 रेज़ टू हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ये आपके भाई साहब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, ठीक है। आपका फेमटो मतलब 10 रेज़ टू -15, पीको मतलब 10 रेज़ टू -12, नैनो मतलब 10 रेज़ टू -9, माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू -6। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो 10, या लेट्स से हमने ऐसे लिखा, कोई मेजरमेंट आप दे रहे हैं, एटम्स के बीच में एक रेडियस को आप निकाल रहे हैं, लेट्स से आपने ऐसे लिखा 3 पिकोमीटर, ऐसा लिखा, इसका मतलब क्या है बोलो 3 × 10 रेज़ टू -12 मीटर, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? अगर समझ लो भाई साहब आपका है 4.56 माइक्रोमीटर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 4.56 × 10 रेज़ टू -6 मीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम बोले भाई साहब लेट्स से 10 गीगामीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 × 10 रेज़ टू 9 मीटर्स, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। मीटर हो या कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, एनी यूनिट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो ये आपके कुछ भाई साहब प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस लगते हैं, ठीक है, और ये उनके सिंबल्स हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। अभी देखो भाई साहब डिराइव्ड यूनिट्स, ये डिराइव्ड यूनिट्स एग्जांपल्स हैं आपके। एरिया एक डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा क्योंकि आप लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो एरिया विल बिकम अ व्हाट, लेंथ का स्क्वायर, मतलब ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम एक डिराइव्ड यूनिट हो गया क्योंकि आप लेंथ का क्यूब कर रहे हो, ठीक है, तो दिस विल बी मीटर क्यूब इसका यूनिट। डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास आपका एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, मतलब वो एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई साहब डिराइव्ड यूनिट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट, जिसको आप कूलम बोलते हैं। जैसे आप देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T होता है ना, तो Q क्या हो जाएगा I × T, है ना, Q हो जाएगा भाई साहब I × T, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया एम्पियर सेकेंड, इसको अपन बोलते हैं कूलम, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। आर वी क्लियर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अभी तो आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का भाई साहब कितना होता है, वोल्ट, V = IR, जो ओम्स लॉ आपने पढ़ा था साइंस में, उसका बहुत विस्तारित रूप से आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच इज V। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सिंपल एक बात बोल रहा हूं आपसे कि 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको छोड़कर जो भी स्टडी आप करते हैं वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़कर बाकी जितने भी आप यूनिट्स का स्टडी करते हैं, ऑल ऑफ देम विल बी डिराइव्ड यूनिट्स। आर वी क्लियर? ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, और 7 हैं, 7, हाँ 7 हो गए, चलिए 7, ठीक है, क्लियर है। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, आपका क्या कहते हैं, मास इज मेजर्ड इन केजीज, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स एंड आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, ठीक है, CD लिखते हैं हम इसको, क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी देखो भाई साहब, ये एक बहुत ही बोरिंग सा चीज़ है जिसको मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, ये आप नोट डाउन करेंगे अपने बुक में जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड दिस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसमें आपको भाई साहब पढ़ना है कि कैसे हमने यूनिट्स को डिफाइन किया है, ठीक है? तो जैसे अगर किलोग्राम देखोगे आप, ठीक है, किलोग्राम का डेफिनेशन है, ये 1 kg जो है इसका डेफिनेशन है, ठीक है? जैसे इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन अ एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सर्व्स फ्रांस, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ समझने लायक नहीं है और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम ही देखे हैं मैंने बनते हुए, ठीक है? अभी भाई साहब ये क्या है, फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे ये म्यूजियम है और इस म्यूजियम में तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये जो है ये प्लैटिनम इरिडियम जो सिलेंडर वहाँ पर रखा हुआ है एयर टाइट कंटेनर में, उसका मास है। भाई देखो जैसे आप बोल रहे थे ना 1 फुट क्या होता है, जो किंग के जूते का साइज था, वो वाले किंग के जूते का जो साइज था वो आपने फुट ले लिया है। तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो फ्रांस में म्यूजियम है, यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं उनका जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स है वही आपका स्टैंडर्ड यूनिट बन रहा है। तो इसमें समझने लायक कोई बात है नहीं, याद करने की भी ज़्यादा कोशिश मत कीजिए क्योंकि इसमें मेरे को लगता है टाइम वेस्ट है, ठीक है? बट स्टिल पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको मैं समझाऊँ ये मेरे लिए टाइम वेस्ट है। इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है, एट टाइम्स, ठीक है? ये आपका, तो ये सारे आपके डेफिनेशंस हैं। ओके, अभी आते हैं भाई साहब साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जरा बताइए मुझे क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? पहले भी पढ़ चुके हैं और ये मैं 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने साइंटिफिक नोटेशन। बोलो भाई साहब, जैसे देखो अभी आप समझ लो मैं बोल रहा हूँ लाइट की स्पीड है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही लिखते हैं ना भाई साहब आप। एक्चुअली में कैसा होगा भाई साहब, ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ठीक है? तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, दिस इज बेसिकली साइंटिफिक, जिसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन बोल रहे हैं। तो अभी भाई साहब ऐसे ही आप लिखेंगे सारे यूनिट्स को या सारी चीज़ों को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ नंबर एज लार्ज एज, इतने भाई साहब उसके क्या हो जाएंगे, तो इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है? और 0.0116 मास ऑफ एन एटम, ठीक है? तो ये लंबे लंबे भाई साहब नहीं लिखने अपने को, ठीक है? वी डोंट हैव टू राइट इन दिस वे। फॉर सच नंबर साइंटिफिक नोटेशन दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मतलब जो आपका नंबर होगा, एक नंबर होगा इंटू 10⁻⁷n, जैसे यहाँ पे देखो n हो गया इंटू 10⁸ है, ठीक है? इस तरह से हम भाई साहब साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। 543.609, इसको अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, देखो ध्यान रखो यहाँ पे 543 है 0.609, कोई एक नंबर है, ठीक है? इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको जो डेसिमल पॉइंट लेना है ना वो हमेशा पहले नंबर के बाद में लेना है, ठीक है? ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे एक प्लेस पीछे गए, आपने 10⁻1 कर दिया, 2 प्लेस पीछे गए 10⁻2 हो गया, तो ये हो गया कितना 5.43609 इंटू 10⁻2, ठीक है? ये लिख सकते हैं आप, ठीक है? इसके बाद आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ के जो नियम है वो अपन देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो इसी को अपन साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, कोई मगजमारी वाली चीज़ नहीं है, आप इससे भली भांति वाकिफ है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है पहले नंबर के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है? ओके, तो जैसे आप देखो यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है क्या, 0.00027। देखो जब आप डेसिमल को लेकर लेफ्ट साइड में मूव करोगे, जब आप डेसिमल को लेकर लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो 10 पे पावर चढ़ता जाएगा, और जब आप डेसिमल को लेकर राइट साइड में मूव करोगे तो 10 से पावर माइनस होता जाएगा, ठीक है? अभी देखो क्या है यहाँ पे अपन कैसे मूव कर रहे हैं, 1 तो ये हो गया 10⁻⁻1, ये हो गया 2 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दैट इज हाउ वी विल राइट दिस, ठीक है? क्लियर है? तो आप जब इस तरफ आ रहे हैं तो 10 का पावर क्या होता जाएगा भाई साहब, बढ़ता जाएगा,
और जब इस तरफ जाते जा रहे हैं तो माइनस में आता जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, भाई साहब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देख लो यहाँ पे कैसा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4.6 और 3.9 को मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁻6 प्लस 9 कर दिया, दैट इज 10⁻15 हो गया। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, राइट। भाई साहब 4.6 है इंटू 10⁻6 है इंटू आप कर रहे हो 3.9 इंटू 10⁻9, तो आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जिससे कितना आ गया 17.94। अभी बचा ये, तो 10⁻6 प्लस 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया आपका 15। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, देखो यहाँ पे -3 है -5 है, तो -3 -5 -8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर डिवीजन है, डिवीजन में क्या होगा -4 -5, -4 -5 ये -9 हो गया, जो डिवीजन का आंसर आएगा वो आएगा और जो माइनस आएगा वो आएगा, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भाई साहब कैसे करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे आपका सिंपल, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7.65 है इंटू 10⁻3 है प्लस 8.69 है इंटू 10⁻4 है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻3 और यहाँ पे 10⁻4 है, मैं क्या करूँगा भाई साहब, या तो इसको 10⁻3 पर लेकर आऊँ या तो भाई साहब इसको 10⁻4 पर लेकर आऊँ। और इसको कैसे 10⁻4 पर लेकर आऊँगा, जब मैं लेफ्ट साइड में आऊँगा, तो अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड में खींचा तो 1 से ये बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है। तो ये कितना हो गया 0.765 इंटू 10⁻4 प्लस 8.69 इंटू 10⁻4। सो हाउ कैन आई राइट दिस बच्चा पार्टी, 0.765 प्लस 8.69 इंटू 10⁻4। मामला समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.69 और ये हो गया आपका 0.765, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 5, 9 प्लस 6 15, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 8 प्लस 1 9। सो ये हो गया आपका कितना 9.455 इंटू 10⁻4। ऐसे आप एडिशंस करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई साहब इसको इधर पुश कर दो, इसको इधर पुश कर दो, तो आपका क्या हो जाता था, देखो यहाँ पे था आपका कितना 7.65 इंटू 10⁻3 है ना, 10⁻3 था और वहाँ पे कितना है 8.69, तो 86.9, ठीक है, इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 86.9, 7.65, ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो आपका कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका कितना आ रहा था इंटू 10⁻3। भाई साहब एक प्लेस पीछे ले लो तो कितना हो जाएगा 9.455 इंटू 10⁻4। जब आप पीछे लेते हो तो यहाँ पे पावर बढ़ता है, जब आगे लेते हो तो पावर माइनस में जाता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। वही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, देखो आपने भाई साहब यहाँ पे कोई एक को कॉमन ले लेना है, 10⁻3 10⁻4 जो भी रहेगा उसको कॉमन ले लेना है। तो ये आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स हो गए, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका एक्यूरेसी और प्रिसिशन। जब आप मेजरमेंट्स करते हो साइंस में तो बड़े एक्यूरेसी से और मेजरमेंट, देखो कैसा होता है कि समझ लो मैंने आपको एक स्केल दे दिया और बोला कि भाई साहब इसका ना मेजरमेंट बताओ मुझे, समझ में आ रही है, और इस स्केल को इसके साथ आपको पास कर दिया। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा कि एक बोल रहा है भाई साहब इसका है ना 5.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक बोलेगा भाई साहब 5.09 सेंटीमीटर है, एक बोलेगा भाई साहब 5.103 सेंटीमीटर है, एक बोलेगा भाई साहब 5.11 सेंटीमीटर है। ऐसा देखो आपको रीडिंग में डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अभी इसके कई कारण हैं, ठीक है, कई कारण हैं, या तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे मैप करें, या तो टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जैसे आपका भाई साहब आई साइट वीक है, ठीक है, या तो ऑब्जर्वेशनल जो पावर है वो कम है, लोगों का ऑब्जर्वेशनल पावर कम होता है, या तो अरे यार क्या है चलो फटाफट निपटाओ, ऐसे आप देख रहे हैं। कोई कोई बहुत बारीकी से इस चीज़ को देख रहा होगा और कोई कोई मतलब निपटाने के लिए देख रहा होगा, तो अलग अलग रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी और लगभग सब एक रेंज के दायरे पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब कोई बोल दे 8.2 है, मतलब उसको वे तो दिमाग से या तो अकल से या तो आंखों से अंधा होगा वो, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है उतना ज़्यादा तो ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं ले रहा है, किसी की आंखें उतनी ब्राइट नहीं है तो ऐसा हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ओके। द मेजरमेंट इन्वॉल्विंग
काउंटिंग ऑफ होल नंबर्स ऑफ आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपका एप्पल्स, ऑरेंजेस, चेयर्स कैन बी नोन एक्यूरेटली। जैसे अगर एक बॉक्स में 4 एप्पल है तो आप बोलेंगे भाई साहब 4 ही एप्पल है, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे 5, ये बोलेगा 6, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो एक्यूरेट ही होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इस पर्टिकुलर चाबी के रिंग में कितने चाबी दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे 2 दिख रहे हैं, और सबके लिए ये सेम होगा, ठीक है। तो ऐसा जो मेजरमेंट है जहाँ पे आप होल नंबर्स की काउंटिंग करते हैं, होल नंबर्स की काउंटिंग करते हैं, दे आर ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स, और एक्यूरेटली आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। You will all be able to say this, ठीक है, okay. Likewise, defined quantities are also exact, that they are exactly 60 minutes in 1 hour. अभी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो डिफाइंड क्वांटिटीज होती है, 1 घंटे में भाई साहब 60 मिनट्स ही होता है। आप चाहे यूएस में रहें, चाहे भाई साहब रशिया में रहें, चाहे इंडिया में रहें, 1 मिनट में भाई साहब 1 घंटे में आपका 60 मिनट्स होता है, ठीक है। ये डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। बट मेनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेजर्स हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। The accuracy of such measurements depend upon the accuracy of the instrument and the skill of the operator. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब तो प्री डिफाइंड है, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट का होना या 1 मिनट में 60 सेकंड का होना, ये प्री डिफाइंड है। या भाई साहब अगर आप बोल रहे हो कि मेरी 2 ही आंखें हैं, सबकी 2 ही आंखें हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये सबकी होंगी, सो दीज आर एक्यूरेट, ये एक्यूरेट ही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्यूरेट नहीं हो पाती हैं, और ये क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि 2 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो, और भाई साहब जो मेजर कर रहा है वो। समझ में आ रहा है? आपने एक स्केल यूज़ किया है जो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। आपने भाई साहब एक ऐसे ऑब्जर्वर को बुलाया जो ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो उसमें आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रिसिशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे देखो, क्या ये क्लोज हैं? काफ़ी क्लोज हैं। ये सारे मेजरमेंट्स आपके क्या हैं? बहुत क्लोज हैं। मतलब आपका आंसर लगभग औसताना कहाँ तक आएगा? 5.1 तक आ ही जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब 6 लोगों ने इसको मेजर किया है और ये रीडिंग्स आई हैं, और अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई साहब ये 5.1 है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड है भाई साहब, है ना, इसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो आपने भाई साहब 4 लोगों को ये रीडिंग लेने दी और ये आपको आए, और ये सब के सब वैल्यूज क्या हैं? दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, क्लोज टू द एवरेज वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। तो अपन इस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे? प्रिसाइज, ठीक है। कोई अगर खुराफाती करके ये निकाल रहा होगा उसका प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अपन बोल सकते हैं ये मेजरमेंट प्रिसाइज है आपका, ठीक है, ओके। द प्रिसिशन डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग डिवाइस एज वेल एज द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। इस पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइसनेस है, ओके। एक्यूरेसी क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू to the true value of the result. If the average value of different measurements is close to the true value, the measurement is said to be accurate, ठीक है। तो जैसे देखो एक्यूरेसी और प्रिसिशन को समझना है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेजरमेंट लिया जा रहा है किसी भी चीज़ का, 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, A B C and D, ठीक है। पहला रीडिंग आपका आया 4.00, दूसरे का आया 3.5, तीसरे का आया 3.7, चौथे का आया 3.6, 4.01। सेकेंड रीडिंग उसी चीज़ का 3.6, 3.9, 4.2। थर्ड वाले का 4.02, 3.7, 4.1, 4.4, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब इसका एवरेज कितना आ रहा है? 4.005। मतलब क्या करेंगे? इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। इसका एवरेज कितना आ रहा है? इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, 3.65। इसका एवरेज कितना आ रहा है भाई साहब? इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 का एवरेज आ गया। वही सेम चीज की रीडिंग इन्होंने ली है और इन चारों का ये एवरेज आया, ठीक है, ओके। अ मेजरमेंट हैविंग अ गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसिशन ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स मे गिव अ करेक्ट एवरेज, दो जनरली पुअर प्रिसिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू पुअर। तो कभी कभी कैसा होता है, देखो एक ऐसा मेजरमेंट जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन पुअर प्रिसिशन है, प्रिसिशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। द रिवर्स इज नॉट ट्रू। देखो मेजरमेंट का क्या होना चाहिए, हो सकता है इसको अपन एक्सेप्ट कर भी लें, मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी आपका भाई साहब क्या है? अच्छा है, ठीक है। और प्रिसिशन जो है, प्रिसिशन हो सकता है ये उतना अच्छा ना हो, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मेजरमेंट में एक्यूरेसी आपका अच्छा नहीं है और प्रिसिशन आपका अच्छा है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो द रिवर्स इज नॉट ट्रू, गुड प्रिसिशन डज नॉट नेसेसरली मीन्स गुड एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल
Length of a room 10 meter may be mistakenly taken as 20 meters. Various measurements taken may have good precision, but the accuracy will still be poor. भाई साहब आपका accuracy poor हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ए था, ठीक है, इसने क्या मेजर किया 4, फिर भाई साहब स्टूडेंट बी ने क्या मेजर किया भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले लिया इसने, ठीक है, एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। यहाँ पे भाई साहब एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इनका जो रीडिंग है देखो ज़्यादा डेविएट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक बार 3.45, एक बार 3.8, काफ़ी सारा डेविएशन आपको दिख रहा है। मतलब यहाँ पे भाई साहब ठीक से आप रीडिंग नहीं ले रहे, कहाँ 3.7 और कहाँ 4.3। भले ही आपका एवरेज आ रहा हो 4.00, लेकिन आपके रीडिंग्स भाई साहब बहुत अच्छे से आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बंदे ने रीडिंग बहुत अच्छे से लिया है, 4.00, 4.01, 4.02 या 3.99, सब के सब आपके 4.00 से बड़े आजू बाजू में हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इस बंदे का 4.00 आया है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो एक रीडिंग इसका 3.7 आया है और एक रीडिंग भाई साहब 4.3 आया है। मतलब ये ठीक से रीडिंग नहीं ले रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो कहाँ देखिए डिफरेंस कितना हो गया, काफ़ी सारा डिफरेंस हो गया और इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब देखोगे स्टूडेंट ए ने क्या किया है, करेक्ट एंड एवरेज वैल्यू दिया है। इसका भाई साहब कितना आया है 4.00। तो सारे जितने भी इसके वैल्यूज आए, देखो एक वैल्यू इसका क्या आया 3.99 इधर आया है ना, एक वैल्यू इसका क्या है भाई साहब 4.01, एक वैल्यू इसका क्या है भाई साहब 4.02 और एक वैल्यू आपका 4 आया। ये रीडिंग्स लिए ना उसने, समझ में आ रहा है, 4 रीडिंग्स लिए, 3.99, 4, 3.99, 4, 4.01 और 4.02। तो इसने बड़ा करेक्ट और एवरेज वैल्यू लिया है। अभी हम आते हैं इस पे, देखो ठीक है, स्टूडेंट बी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो एक इसने लिया, इसका एवरेज वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू आ रहा है यहाँ पे देखो 3.65 पे आ रहा है ना, 3.65 पे। एक रीडिंग इसकी कितनी हो गई भाई साहब 3.5, मतलब यहाँ पे 3.5, एक रीडिंग हो गई भाई साहब आपकी 3.6, एक रीडिंग हो गई 3.7, एक रीडिंग हो गई 3.8, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये वाला जो है ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये वाला आपका प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि आप भाई साहब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। 3.5 से 3.8 तक जा रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट एंड एवरेज वैल्यू आ रहा है, देखो स्टूडेंट अगर सी देख रहे हैं हम तो आपका एवरेज वैल्यू सही है, सी मतलब सही आ रहा है 4, गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसिशन। आपने जो रीडिंग्स ली है भाई साहब वो गलत है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भाई साहब ये इसका तो 4.25 तक आ गया है एवरेज, तो ये तो भाई साहब पुअर एक्यूरेसी भी है और पुअर प्रिसिशन भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से मेजरमेंट बाय स्टूडेंट ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो ये जो स्टूडेंट ए ने मेजर किया है ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसिशन, मेजरमेंट बाय गुड एक्यूरेसी बट पुअर, और मेजरमेंट बाय स्टूडेंट डी हैज पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसिशन, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करता है। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से नोटिंग चालू कर दीजिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देखो पहले भी मैथ्स में पढ़ा रहेगा, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिव योर आंसर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा रहेगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस फर्दर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स एक नंबर में होते हैं उसी को अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओके, चलिए वैसा फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपका 876 मीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3, 876, ठीक है। 0.56 यहाँ पे क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके, 5 और 6, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ना भाई साहब, ठीक है। ऑल, पहला रूल्स देख लो, ये रूल्स लिखना चालू कर दो, ठीक है। लिखिए भाई साहब, पहले तो ये वाला डेफिनेशन लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए फटाफट
लिया भाई साहब इसको, ओके ओके ओके। अभी भाई साहब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो एक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, इसको नोट करिए भाई साहब, एक एक पॉइंट को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होंगे और जीरो जो होंगे बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वो सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ऐसे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं, वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे 876 कितने डिजिट्स हो गए भाई साहब सिग्निफिकेंट? 3। समझ में आ रही है? ओके। 0.56 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 2। इस जीरो को आप क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं, आगे पीछे का मामला नहीं है, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। समझ लो अगर यहाँ पे ऐसा होता, अगर समझ लो ऐसा होता 40.56, तभी इस जीरो को भी आप गिनते, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तभी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाते हैं? 4। ठीक है, 4 को लेकर और इस जीरो को भी आप गिनते थे। अभी ये इकलौता है 0.56, इसीलिए आप इसको नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है। सो एनी डिजिट विच इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो 0.56 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4006 इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इसका भाई साहब 4, क्योंकि ये जो दो जीरो हैं वो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है। जब भी जीरो आपका नॉन जीरो नंबर्स के बीच में रहेगा उसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे। एनी जीरो विच इज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इफ द जीरो इज नॉट बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स देन इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिजिट। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? 4.06 कितने हो जाएंगे भाई साहब? आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इस जीरो को आप काउंट करेंगे। ठीक है, ये रूल समझ में आ रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ओके। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी हम ऐसे एक इसमें आ रहे हैं, देखो 0.04 है। ठीक है, यहां पे भाई साहब जितने भी लेफ्ट में जीरोस होंगे ना उसको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पे देखो ये काउंट नहीं होगा। तो कितना हो गया भाई साहब आपका? हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? सिर्फ इसको काउंट करेंगे। ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बता सकते हैं? देखो देखो यहाँ पे अपन ने 0.04 लिया ना, और अपन क्या बोल रहे हैं? जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, अगर सामने कोई डिजिट नहीं है, आर इनसिग्निफिकेंट। इसको भाई साहब हम इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, मतलब इसको अपन सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 × 10⁻², ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? या आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.4 × 10⁻⁻1, या 0.04 × 10⁻0, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल दैट इज सिग्निफिकेंट इज दिस 4। इस 4 की प्लेसमेंट के हिसाब से आपका 10⁻⁻ पकड़ लेगा भाई साहब, ये इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो गया। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब जो नॉन जीरो डिजिट रहेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरोज रहेंगे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ऑल जीरोस विच आर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भाई साहब आपके कितने हो गए? देखो 0.04 में एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, दैट इज 4। ठीक है, 0.0063 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ओके। इफ अ नंबर एंड्स इन 0, ठीक है भाई साहब यहाँ पे, लेकिन अगर 0 में कोई नंबर एंड हो रहा होगा तो उसको सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका देखो यहाँ पे 0.06 है और एक दूसरा नंबर है 0.060। ठीक है, यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? फिगर्स 1, यहाँ पे 2। क्यों? क्योंकि इस जीरो को आप कंसिडर करेंगे, इस जीरो को आप गिनेंगे। अभी आप बोलेंगे भाई साहब ये क्या उल्टा खेल खेल रहे हो भाई साहब, जो आगे का है उसका तो नहीं, चलो हमने माना 10⁻1 ये सब आप कर सकते हो, ये वाला क्या खेल हो गया कि इसको आप कंसिडर कर रहे हो? तो यहाँ पे खेल भाई साहब ये है कि ये जब जीरो आप लिखते हो ना, इसका मतलब ये है कि आगे कुछ और कहानी होगी जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, इसका मतलब ये ऐसा भी तो हो सकता है 0.0, ये जीरो क्यों डाल रहे हो आप? हो सकता है ऐसे 008 हो, है ना? इसको आपने नहीं लिया है इसीलिए आप इसको एंड कर रहे हो यहाँ पर, तो इसलिए ये हुआ है। तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट हो गया। पुटिंग अ जीरो, ऐसे नहीं डालते हम जीरो, पुटिंग अ जीरो बेसिकली कंफर्म्स कि आगे भी कोई डिजिट होगा जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए।
इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, दैट्स द रीजन इट बिकम सिग्निफिकेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका रीजन है। तो यहाँ पे देखो 6.0 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए भाई साहब? 2, 6 और 0 दोनों भी, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ कहानी हो सकती है जो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, ओके। 6.40 में कितना हो जाएगा? 6 भी होगा, 4 भी होगा और 0 भी होगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 5.400 में कितने हो जाएंगे भाई साहब? 5 भी होगा, 4 भी होगा और 2 जीरोस, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 0.0500 इसमें कितने हो जाएंगे भाई साहब? आपके कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को नहीं कंसीडर करना है, राइट हैंड साइड के जीरोस को कंसीडर करना है। मतलब ये 500 ये आपका हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को कंसीडर नहीं करना है, राइट हैंड साइड के जीरोस को कंसीडर करना है। ठीक है, हाँ, अगर सामने कोई डिजिट होता है नॉन जीरो डिजिट, तो इन लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को भी आप कंसीडर करते थे, लेकिन क्योंकि सामने कोई डिजिट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड के सिर्फ जीरोस को आप कंसीडर नहीं करते हैं। आर वी क्लियर? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे होते हैं? ओके, जीरो, ये आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ रहे हैं हम? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके जो आंसर्स आते हैं ना वो इस पर डिपेंड करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपका वो ऐसा कोई कैलकुलेशन होगा। आईआईटी का एग्ज़ाम जब आप देते हैं, नीट का एग्ज़ाम जब देते हैं, या बोर्ड्स के भी, तो आंसर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, चारों ऑप्शन आपको लगेंगे कि सबके सब सही हैं, लेकिन उनमें से कोई एक सही होगा जो उस क्वेश्चन में दिए गए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंडेंट होगा। उस क्वेश्चन में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका आंसर भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम हो गया तो वो आंसर आपका सही आंसर नहीं होगा। इसीलिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर की समझ होनी चाहिए। ये आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो राइट साइड में जितने भी सिग्निफिकेंट जीरोज होंगे उसको आप कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 0.400, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए भाई साहब? 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले को नहीं करेंगे। 200 भाई साहब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, हैज गॉट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी देखो यहाँ पे जीरोज एट द एंड और राइट हैंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अदरवाइज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, अदरवाइज जीरोज आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे आप समझो यहाँ पे 0.200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए आपके? 3, 1, 2, 3। लेकिन अगर हम 200 लिख रहे हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे? 1। क्यों? क्योंकि इस 200 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10⁻² लिख सकते हैं, है ना? दैट इज व्हाट यू कैन डू। समझ में आ रहा है ये? सो ये जीरोस जो होते हैं, ठीक है, टू द राइट आर टू बी कंसिडर्ड। ये वाले भाई साहब आप कंसिडर नहीं करते। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। So zeros at the right or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. Otherwise the zeros are not significant. For example, 0.400 has got 3 significant figures. 200 has got only 1 significant figure, that is 2. हाँ सर, वहाँ 876 में 3 हाँ 3 है और यहाँ 0 0 है, इसलिए 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका सवाल है भाई साहब कि आपने 876 में बोला 3 और यहाँ पे 200 है, तो आप 1 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये दो जीरोज हैं, इसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज होंगे उनको आप कंसिडर करेंगे। मतलब डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नंबर के बाद, जैसे यहाँ पे 0.200 है, ठीक है, तो आप तीनों को कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा अगर होता 0.0200 तो आप इन्हीं 3 को कंसिडर करते। डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, और उस नॉन जीरो नंबर के बाद जितने भी जीरोज होंगे उसको आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, यू विल बी कंसीडर। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बार बाहर देख चुके हैं। ओके, डेसिमल पॉइंट हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आता है भाई साहब? आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, उसके बाद आते हैं आपके जीरोज। ठीक है, इन जीरोज को आप कंसीडर करेंगे फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो आपका 0.400 हैज गॉट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। 200 हैज गॉट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका भाई साहब सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 4 चेयर्स और 40 एप्पल्स, देयर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द इनफाइनाइट। ठीक है, ओके, इफ अ नंबर एंड्स इन 0 बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, then these zeros may or may not be significant।
जैसे 20600, ठीक है, 20600 आपने लिया है, इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भाई साहब 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें भाई साहब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इसलिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपके यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, अभी इन सिग्निफिकेंट फिगर से जो खिचड़ी हम पकाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका भाई साहब क्या हो गया, एडिशन, ठीक है, एडिशन होता है, ठीक है। द रिजल्ट शुड हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जैसे आप देखो यहाँ पे हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, क्या क्या है, 22.22, 15.0 और तीसरा नंबर हो गया आपका 2.024। इनको ऐड करके इतना आया 39.244, ठीक है। इन द अबव केस 15.0 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बोलो, हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सो द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट। जो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आपका लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में भाई साहब क्या है, जब आप एडिशन कर रहे हैं या भाई साहब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप भाई साहब एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा लीस्ट डिजिट फॉर डेसिमल, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसको ऐसे रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3। आपने इनको ऐड किया, इतना आया। आपका जो रिजल्ट होगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट वाले को उठाएगा, मतलब इसको उठाएगा, दिस वुड बी कंसिडर्ड, ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट डिजिट जो आपका होगा आफ्टर डेसिमल उसको उठाएगा, मतलब आप इसको रिजल्ट को क्या लिखोगे, 39.24 है इधर, तो आपका यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। सो ये रिजल्ट विल बी दिस। एडिशन में भी यही होगा और सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर ऐसा आपका कोई आंसर, आपने कोई कैलकुलेशन किया और आपका आंसर कैसे दिया रहेगा, देखो कंपटीशन के एग्जाम में 39.244 दिया है, 39.2 दिया है, कहीं पे 39.24 दिया हुआ है, कहीं पे 39 ही दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शंस आ गए। आपको लगा भाई साहब ये सही है आंसर, है ना, ये तो भाई साहब ऐसा है, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। आप क्या करोगे, इस पर टिक कर दोगे और आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाय रूल आपका क्या होता है, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपका लीस्ट डेसिमल प्लेस सिलेक्ट होता है। किसका डेसिमल प्लेस सबसे कम है, इसका, एक ही डेसिमल प्लेस है, तो आपका आंसर भी एक ही डेसिमल प्लेस वाला होना चाहिए। आपने ये एडिशन किया, आपके 4 आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इस पर टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर। दिस इज द रीजन वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या क्या रूल्स हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। So this will be 39. So the result should be reported only up to 1 digit after decimal point, and therefore it should be 39.2. Are we clear? Okay. Multiplication and division of significant digits. अभी हम आते हैं बस सब्ट्रैक्शन एडिशन समझ में आ गया। हम लीस्ट डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे भाई साहब, आपका फॉर दीज 2 ऑपरेशन द रिजल्ट विल बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दे आर फ्यूज। जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपका 9.67 सिंस 4, तो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन हो गया, ये। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, तो आपका आंसर भाई साहब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा, ठीक है। तो सिंस 4.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका जो 9.675 आया है, यहाँ पे आप स्टॉप करेंगे अभी, क्योंकि ये 7 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप जाएंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप किस में जाएंगे, लीस्ट आपका डेसिमल पॉइंट पे, लीस्ट डिजिट इन द डेसिमल पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। जैसे आपने इसको डिवाइड किया, ये आ गया आंसर आपका, तो आपका यहाँ पे कितना है भाई साहब, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 4, तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर टिल हियर? तो आप भाई साहब जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो,
तो अगर डेसिमल्स है तो लीस्ट डेसिमल वाला डिजिट जो होगा, लीस्ट डेसिमल वाला डिजिट उसको सिलेक्ट करोगे। तो किसी डिजिट में अगर भाई साहब एक डेसिमल पॉइंट है तो आपका आंसर भी एक डेसिमल पॉइंट पे आएगा। अगर आपका लीस्ट डेसिमल डिजिट जो है वो 2 का है तो आपका आंसर भी उसमें आएगा। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ द राइट मोस्ट, अभी देखो राउंडिंग ऑफ, ये जो राउंड ऑफ करते हैं हम उसके रूल्स क्या क्या हैं। अभी तक आपको क्या मालूम था भाई साहब, अगर 6 से ज़्यादा हुआ तो वही रखेंगे राउंड ऑफ करने के टाइम पे, और अगर 6 से कम हुआ तो 6 से ज़्यादा हुआ तो एक बढ़ा देंगे, 6 से कम हुआ तो वही रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 9.675 था, सॉरी 5 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका लास्ट डिजिट जो है 7 है, 5 से ज़्यादा है तो अपन क्या कर देंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, सॉरी 9.7 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपका 9.675 है या लेट्स से 9.645 है और मुझे यहाँ तक क्लोज करना है, तो क्योंकि ये 5 से कम है तो अपन इसको सेम रखेंगे 9.6, यही फॉलो करते आ रहे थे। अभी हम प्रॉपर देखेंगे कि क्या राउंडिंग ऑफ का प्रोसीजर है, ठीक है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट्स इज टू बी रिमूव इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। तो आपने भाई साहब ये 7 है तो इसको हटाना है यहाँ से, तो इसको भाई साहब क्या कर दोगे, 1 से बढ़ा दोगे, 9.7 कर दोगे, ठीक है। इंक्रीज बाई 1 दैट इज 2.376 है, देखो 2.376, इसको हटाना है मुझे, ये 5 से ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, राउंड ऑफ में 2.38 कर देंगे, ठीक है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1, तो प्रीसीडिंग नंबर हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। इफ 6 इज टू बी रिमूव, तो यहाँ पे भाई साहब आंसर ये हो गया। इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, जैसे यहाँ पे देखो आपका क्या है 5.464 है, इसको हटाना है, ये 5 से लेस है तो अपन इसको वही रहने देंगे, दैट इज 5.46। क्या ये समझ में आ रहा है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, अभी यहाँ पे ये आपने नहीं पढ़ा होगा या ये आपने अप्लाई नहीं किया होगा, अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। 5 हुआ तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी अगर समझ लो ये 5 है तो डिपेंड करता है ये वाला नंबर क्या है, ठीक है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 द प्रीसीडिंग नंबर विल नॉट बी चेंज इफ इट इज एन इवन नंबर। अगर भाई साहब ये इवन नंबर हुआ तो चेंज नहीं होगा, बट इट विल इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर हुआ तो 1 से बढ़ जाएगा। जैसे समझो यहाँ पे है आपका 2.375, इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है। ये वाला नंबर क्या दिख रहा है आपको, 7 ऑड है या इवन है, ऑड है तो विल नॉट बी चेंज इफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2.38, ये होगा, ठीक है। अगर भाई साहब ऐसा होता 2.365, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये इवन है तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, दैट इज 2.36। समझ में आ रहा है ये। सो जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 7.75, तो आपका यहाँ पे क्या है 7.75 है, ठीक है। आप 5 को रिमूव कर रहे हो, मतलब राउंड ऑफ कर रहे हो, तो ये 7 क्या है भाई साहब, आपका ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 7.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 7.85 है, समझ लो 7.85 है और इसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसको भगाना है, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है। इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ऑड नंबर में एक डिजिट बढ़ जाएगा अगर आप 5 को हटा रहे हो तो। अगर आप 5 को हटा रहे हो तो नेक्स्ट डिजिट में अगर इवन हुआ तो वही का वही रह जाएगा, अगर ऑड हुआ तो एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तुमको 5 का रूल मालूम था, अगर 5 से नीचे हुआ या 5 से ज़्यादा हुआ, 5 से नीचे हुआ तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, 5 से ज़्यादा हुआ तो एक ऐड हो जाता है। ये तो अपन अप्लाई करते आ रहे थे राउंडिंग ऑफ में। अभी हम अप्लाई क्या कर रहे हैं इसमें भाई साहब कि अगर 5 हुआ तो क्या होगा, तो अगर 5 हुआ, ठीक है, तो आपका भाई साहब अगर डिपेंड करता है ये वाला नंबर कौन सा है जिसको आप कर रहे हैं, तो ये वाला नंबर अगर आपका ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, अगर इवन हुआ तो वही रहेगा। क्लियर है, ये राउंडिंग ऑफ का टेक्निक समझ में आ गया भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखोगे हम यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझेंगे यहाँ पे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो लेट्स से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं। देखो 6.7 इंटू 10⁵ है इंटू 4.6 इंटू 10⁴ है, ठीक है। तो पहले तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब 6.7 और 4.6 को, आ गया आपका कितना 30.82 और 10⁻² क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है, ओके। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं भाई साहब, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बता सकते हैं क्या, एग्जैक्ट आंसर कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का।
दोनों में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 ही हैं, तो आपको भाई साहब कहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा? इसको 2 में ही क्लोज करना पड़ेगा। 30.82 है इंटू 10⁻⁹ है, तो पहले तो इसको भाई साहब 1 में ले लो, ठीक है, मतलब इसको इधर मूव करो, पहले सिग्निफिकेंट फिगर बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा? तो 33.082 इंटू 10⁻⁹ ये कितना हो जाएगा बोलो? 11 हो जाएगा कि नहीं? आपने एक पीछे ले लिया, 11 हो गया। अभी इसमें आपको क्या रूल अप्लाई करना है? इसका भी 2 और इसका भी भाई साहब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है इस पे, इसको अगर आप क्लोज करें तो कितना आ जाएगा बोलो? 1 बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, तो 3.1 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 7.6 इंटू 3.8 है, तो कितना आ रहा है बोलो? ये आ रहा है आपका भाई साहब 28.88 मल्टीप्लिकेशन के बाद। और ये वाला नंबर कितना हो गया बोलो? 10⁻7 - 4, तो ये कितना हो गया? 3। तो पहले तो आप इसको इधर लेकर आओ, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.888 इंटू 10⁻4। समझ में आ रहा है? ये बढ़ गया एक, ठीक है, ओके। अभी आप देख रहे हो भाई साहब मल्टीप्लिकेशन है, सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हैं? 2, दोनों में ही 2 हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को अपन सिलेक्ट करते हैं, तो इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.9 इंटू 10⁻4। ऐसे तमाम आंसर्स आएंगे आपके, ठीक है, क्लियर है? ओके। जैसे यहाँ पे देख लो एडिशन है, यहाँ पे आप देख लो 7.65 है, 7. सो दिस इज हाउ मच? 7.65 इंटू 10⁻2 प्लस 2.72 इंटू 10⁻3 है। तो एक किसी को पकड़ लो भाई साहब 10⁻2 या 10⁻3 को। अगर मुझे इसको 10⁻3 करना पड़े तो कितना हो जाएगा बोलो? 0.765 इंटू 10⁻3, ऐसा है ना भाई साहब? एक पॉइंट इधर ले लिया तो ये बढ़ गया, ठीक है, प्लस 2.72 इंटू 10⁻3। अभी इनमें से भाई साहब आप क्या कर लो? 10⁻3 को कॉमन निकाल लो। 10⁻3 को कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब। 2.72 हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया 0.765। कितना आ रहा है बोलो? 5, 6 + 2 8, 7 + 7 14, 2 + 1 3, तो ये हो गया आपका कितना? 3.485 इंटू 10⁻3, ठीक है, 3.485 इंटू 10⁻3। आंसर किस में लाना है भाई साहब? आपको आंसर कितने लाना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको आंसर किस में लाना है? लीस्ट डेसिमल डिजिट, लीस्ट डेसिमल जिसका होगा, ठीक है। 2 डेसिमल्स हैं आपके, ये वाला कंसीडर करो। एक में 3 डेसिमल पॉइंट है और एक में भाई साहब कितना है? 2, तो आपको 2 में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अभी ये क्या है? 5, और ये क्या है? इवन। क्या चेंज होगा? नहीं होगा। सो दिस विल बी 3.48 इंटू 10⁻3। ऐसा आप अप्लाई करेंगे। समझ में आता हूँ भाई साहब, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल होगा, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस है, देखिए यहाँ पे, जैसे आपको पूछा गया है यहाँ पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स? पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? भाई साहब कुछ बता ही नहीं सकते आप, डिवाइड करते जाओगे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई मतलब 3.142571 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द रिजल्ट शुड हैव अप टू 1 ओके। अभी देखो यहाँ पे 7, इसको ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या है देखो 16.4 और यहाँ पे क्या है 03254, एडिशन है, तो आप क्या लोगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस लोगे, ठीक है। एडिशन कर लो भाई साहब, 4 5 2, ये हो गया 7, ये हो गया 16। लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है भाई साहब? इसका है, ठीक है। तो कितना डेसिमल डिजिट्स है आपका? 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ये भाई साहब आपका क्या है? 2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 16.7। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। सो द रिजल्ट इज हाउ मच? 16.7। इट हैज गॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रोडक्ट ऑफ दिस मच, आप भाई साहब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। 7.435, द रिजल्ट इज ऊपर। अभी समझ लो इनका प्रोडक्ट आया कितना? इनका प्रोडक्ट आ रहा है, लेट्स से आपका आंसर आ रहा है 89.22, ये आंसर आया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया हुआ है भाई साहब। प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों में इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसका कितना है? 2। तो अगर 2 है तो कहाँ पे रुकोगे भाई साहब? आप कहाँ पे रुकोगे बताओ? अगर 2 है, द रिजल्ट इज रिपोर्टेड विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको अपन को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बी 89 ओनली, यहाँ पे 89 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ, तो ये आपका 89 मतलब आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे पूछा है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इनके आंसर में।
आपको आंसर नहीं निकालना है, आप बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, 2 ही होंगे। ओके 0.075 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2। इसको आप नहीं गिनेंगे ना भाई साहब, ठीक है, सिर्फ इनको गिनेंगे। सो दिस विल बी हाउ मच, 2। दे आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, बिकॉज द जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। 5.033 इंटू 10 रेज टू 22 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4। इसमें जीरो को काउंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 5033 तो आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है, दिस विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 7.007 अगेन 4, ठीक है, तो इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओके 6001, ठीक है, 1 होगा, ओके, क्योंकि 000 पॉइंट नहीं है वहां पे, तो दिस विल बी 1, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अभी देखो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका लेट्स से कितना आया भाई साहब। अच्छा यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर आंसर का बताना है आपको, ठीक है। तो कितने डेसिमल डिजिट्स होंगे आंसर में, डेसिमल डिजिट्स कितने होंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लीस्ट वाले का आप उठाते हो तो आपका कितना होगा, 1 डेसिमल डिजिट्स। आपका यहाँ पे भाई साहब 19.3 और ये है, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसमें आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 ना। समझ में आ रहा है, विदाउट किए आप बता सकते हो ना, देखो चलो कर ही लेते हैं। 19.3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 0.4567 है, यहाँ 0 0 0 डाल दिया भाई साहब, 7 + 3 10, 9 से 6 गया 3, 9 से 5 गया 4, 12, 8 + 4 12, 8 है ना भाई साहब, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कहाँ रुकना है आपको, ये क्योंकि आपका भाई साहब क्या है, यहाँ पे देखो लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या है आपका 1, तो यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, देखो 3 हो गए, 19.3 है ना, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर जो इसका होगा वही होगा आपका डेसिमल प्लेस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। एक मिनट,